सीएम डॉक्टर रमन सिंह के रमन के गोठ कार्यक्रम की 30वीं कड़ी का आज प्रसारण है, जिसमें सीएम जनता से मुखातिब होंगे। इस मौके पर सीएम प्रदेशवासियों को बजट की खूबियां बताने के साथ परीक्षार्थियों को धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ने की सलाह देंगे। श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी के विशेष प्रसारण रमन की गोठ में हम सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम की 30वीं कड़ी के लिए आकाशवाणी के स्टूडियोज में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी पधार चुके हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। जम्मू संगी जौहरिया सियान जवान मेहतारी बहनी मल्ला जय जोहार नमस्कार। 2 दिन बाद महाशिवरात्रि के बड़का तिहार है। हर हर महादेव के गूंज चालू हो गए है। जम्मू मल्ला महाशिवरात्रि के बधाई। महाशिवरात्रि तिहार के संबंध में सृष्टि के शुरुआत से जोड़े जाते। विक्रम संवत के फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन अमर ब्रह्मांड के जन्मदिन हवय। इस दिन देव के देव महादेव और जगत की जननी पार्वती मैया के बर बिहाव हो रही से। शिव पार्वती के जोड़ी अमर जोड़ी माने जाते। अमर बहनी मन भगवान शंकर असन पति के कामना करते हैं और एक हर सेती शंकर भगवान के पूजा पाठ करे जाते। मंगल बेरा मां गौरा गौरी पूजा के महत्व होते। महाशिवरात्रि और तीजा पोरा तक शंकर पार्वती के पूजन के बड़े तिहार माने जाते। गांव माँ और बनवासी भाई बहनी मन आदि देव के रूप में भोले शंकर की पूजा करते हैं। हमारा लोक जीवन शंकर भगवान के पूजा बिना अधूरा है। शंकर भगवान को अनेक नामों से पुकारा जाता है। शिव शंकर, भोलेनाथ, महेश्वर, शंभु, पिनाकी, गंगाधर, छटाधर, सदाशिव, गणनाथ, प्रजापति, रुद्र, दिगंबर, पशुपति, तारक से लेकर बूढ़ादेव तक। मैं भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूँ कि छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ वासियों की रक्षा करें और उन्हें असीम समृद्धि, सुख और शांति प्रदान करें। विगत महीने मैं तेलंगाना राज्य के मेडाराम में होने वाले भव्य समक्का सरक्का यात्रा में गया था। गांव देवी का स्थान आदिवासी गिरिजन समाज का तीर्थ है, जहां मैंने छत्तीसगढ़ की प्रगति के लिए दुआएं मांगी। छत्तीसगढ़ का दामाखेड़ा कबीर पंथियों का विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। मैंने वहां आयोजित माघी मेले में अपनी उपस्थिति दी और संत कबीरदास को याद। माननीय मुख्यमंत्री जी, 1 फरवरी 2018 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का 5वां बजट प्रस्तुत हुआ है। उससे हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश को और प्रदेश वासियों को क्या लाभ होगा? केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी द्वारा प्रस्तुत यह 5वां बजट अनेक अर्थों में क्रांतिकारी है। गांव गरीब किसान शुरू से ही हमारी प्राथमिकता में है। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि यह बजट गांव गरीब किसान के लिए वरदान है। गांव की अर्थव्यवस्था सुधारने पर जोर दिया गया है। इससे गांव गरीब और किसान स्वयं खुशहाल होंगे और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार प्रदान करेंगे। वास्तव में यह बजट लोक कल्याणकारी बजट है, जो हर वर्ग को सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण में मदद करेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 वर्ष पहले भारत को एक ईमानदार, स्वच्छ, पारदर्शी सरकार देने का वचन दिया था। उन्होंने ऐसा नेतृत्व देने का वादा किया था जो कठिन निर्णय करने में और भारत की अर्थव्यवस्था पर विश्वास बहाल करने में सक्षम हो। यह बजट उसी सिलसिले को आगे बढ़ाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था 2.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है, जो विश्व की सबसे बड़ी 7वीं अर्थव्यवस्था बन चुकी है और जल्द ही 5वें पायदान पर पहुंचेगी। क्रय शक्ति समानता के आधार पर भारत विश्व की 3री अर्थव्यवस्था बन चुकी है। माननीय मोदी जी के अथक परिश्रम और कुशल मार्गदर्शन से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अर्थात कारोबार की सरलता के मापदंड पर भारत की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग 142 के स्थान पर 100 हो गई है। 3 वर्षों में यह बहुत बड़ी छलांग है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छत्तीसगढ़ देश के 4 अग्रणी राज्यों में शामिल है। इतना ही नहीं, अब केंद्र सरकार ईज ऑफ लिविंग पर जोर दे रही है, जिससे जन सामान्य विशेषकर गरीबों और मध्यम वर्ग की जिंदगी आसान हो। गुड गवर्नेंस का मुख्य मापदंड यही है कि आम नागरिकों की जिंदगी सुगम हो और उन्हें सरकारी दखल कम से कम हो। सीएम साहब, केंद्रीय बजट में किसानों के लिए
कौन कौन से बड़े प्रावधान किए गए हैं। किसानों के लिए सबसे बड़ा प्रावधान कृषि को लाभकारी बनाने के लिए उत्पादन लागत से 1.5 गुना दाम दिलाने की पहल है। बजट के अनुरूप आगामी खरीफ फसल से सभी अधिघोषित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना हो जाएगा। यह ऐतिहासिक निर्णय किसान भाइयों की आय दोगुनी करने के मिशन को सफल बनाने में मदद करेगा। नए बजट में निश्चित करने का उपाय किए हैं कि किसानों को MSP का पूरा लाभ मिले, ताकि बाजार में दाम कम हो तो सरकार स्वयं या अन्य व्यवस्थावान निर्यात एवं आयात संबंधी उपायों के बारे में आवश्यक नीतियों एवं पद्धतियों का विकास करने के लिए संबंधित मंत्रालय के सहयोग से पूरी व्यवस्था बनाएगी। इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम की व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा। देश में 470 मंडियां ई-नाम से जोड़ी गई है, तो इससे हमारा छत्तीसगढ़ का भी योगदान दर्ज हुआ है। छत्तीसगढ़ की 14 मंडियों ई-नाम से जुड़ गई हैं। 2018 में देश के सभी 585 मंडियों को जोड़ने का लक्ष्य है। हम छत्तीसगढ़ में भी इस लक्ष्य को समय पर पूरा करेंगे। इस तरह किसानों को देश में प्रचलित बाजार भाव का लाभ हमारे किसानों को भी मिलेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर 22,000 ग्रामीण हाट बाजारों को ग्रामीण कृषि बाजारों के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा और अन्य सरकारी योजनाओं की मदद ली जाएगी। 2,000 करोड़ की स्थायी निधि के साथ एक कृषि बाजार अधोसंरचना कोष की स्थापना की घोषणा की गई है। जिस तरह उद्योग का विकास क्लस्टर बेस्ड मॉडल पर किया जाता है, उसी प्रकार कृषि उत्पादकों के लिए भी वैज्ञानिक तरीके से क्लस्टर बेस्ड मॉडल पर काम किया जाएगा। टमाटर, आलू, प्याज जैसे मौसमी सब्जियों को नष्ट होने से बचाने के लिए उसका उचित दाम किसानों को दिलाने के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स की शुरुआत की जाएगी। अधिक पैदावार होने पर किसानों को अपनी फसलों खेतों पर ही छोड़ने और पशुओं को चराने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऑपरेशन ग्रीन्स से इस स्थिति को सुधारने में मदद मिलेगी। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर मछली और पशुपालन से जुड़े किसानों के लिए भी व्यवस्था की जाएगी। पट्टाधारी किसानों को ऋण सुविधा, सूक्ष्म सिंचाई कोष, मत्स्य क्रांति अवसंरचना विकास कोष, पशुपालन आधारभूत सुविधा विकास कोष, पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन जैसे उपायों का लाभ छत्तीसगढ़ को मिलेगा। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि छत्तीसगढ़ में हमने सौर सुजला योजना संचालित की है। वैसी ही योजना किसानों के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। इससे हमारे प्रयासों को मान्यता मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय बजट में गांवों को लाभ दिलाने वाली कौन से बड़े प्रावधान? स्थानों को कृषि और ग्रामीण बाजारों, अस्पतालों, उच्च माध्यमिक विद्यालयों आदि से जोड़ा जाएगा, जिसका लाभ निश्चित तौर पर गांव के हर घर में शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना से हर परिवार को आवास, प्रत्येक आदिवासी विकास खंड में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय उपलब्ध कराने का संकल्प जाहिर करता है कि ग्रामीणों के सशक्तिकरण के लिए सरकार ने दिल, दिमाग और खजाना खोल दिया है। मेरा मानना है कि नए बजट से हमारे गांव समृद्ध खुशहाली के नए केंद्र बनेंगे। वेतनभोगी कर्मचारियों को 40,000 तक स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ, वरिष्ठ नागरिकों को 50,000 रूपये तक ब्याज में आयकर की छूट, महिला कर्मियों को PF कटौती में 4% की कमी आदि प्रावधानों से मध्यम वर्गीय परिवार को बड़ी राहत मिली है। नए बजट में आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से देश में स्वास्थ्य सुरक्षा का नया इतिहास लिखने की पहल की गई है, जिसके तहत 1.5 लाख स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों के स्थापित किए जाएंगे, जो स्वास्थ्य देखभाल, संचारी रोग निदान, मातृत्व और बाल स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यक दवाओं भी उपलब्ध करेंगे। इसके अलावा विश्व की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। मौजूदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना गरीब परिवारों को 30,000 रूपया वार्षिक कवरेज प्रदान करती है। नई योजना के तहत द्वितीयक और तृतीयक देखरेख अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार 5 लाख रूपया प्रति वर्ष तक कवरेज प्रदान किया जाएगा। इस तरह राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में 10 करोड़ परिवार या 50 करोड़ लोगों को लाने का लक्ष्य रखा गया है। मैं विश्वास दिलाता हूं, राज्य सरकार का बजट भी गांव, गरीब और किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, युवा जैसे हर वर्ग के विकास को गति देगा और व्यापक रूप से हमारी परंपरा के अनुरूप लोक कल्याणकारी होगा। इससे आपके सुखद भविष्य के सपने पूरे होंगे। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर एक भारत श्रेष्ठ भारत का महान सपना पूरा करेंगे और आजादी के 75वें सालगिरह वर्ष 2022 के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, महिला पुलिस स्वयं सेविका योजना चेतना का शुभारंभ 3 फरवरी को दुर्ग जिला रोकथाम के लिए महिला और बाल विकास विभाग ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में गृह विभाग के सहयोग से महिला पुलिस
स्वयं सेविका योजना को द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय के प्रत्येक वार्ड में कम से कम एक महिला पुलिस स्वयं सेविका तैनात रहेगी। चयन की पात्रता आयु 21 वर्ष से अधिक और शैक्षणिक योग्यता 12वीं कक्षा होनी चाहिए। चयन उपरांत मोबाइल फोन, परिवहन व्यय आदि के लिए 1000 रुपया मासिक मानदेय दिया जाएगा। चयनित महिला पुलिस स्वयं सेविका का प्रारंभिक कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। भारत सरकार से अनुदान प्राप्त होने की स्थिति में उसके कार्यकाल की समीक्षा कर कार्यकाल बढ़ाया जा सकेगा। उन्हें पहचान पत्र भी जारी किया जाएगा। महिला पुलिस स्वयं सेविका में से उत्कृष्ट कार्य करने वाले 3 स्वयं सेविका का जिला स्तर पर चयन कर उन्हें क्रमशः 10,000, 5,000 और 3,000 रुपया का पुरस्कार दिया जाएगा। योजना के तहत दोनों जिलों में स्वयं सेविका के रूप में 9,000 से ज्यादा महिलाओं का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। यह महिला स्वयं सेविका अपने जिलों की महिलाओं को उनके कानूनी अधिकार की जानकारी देगी तथा महिला कल्याण से जुड़ी योजनाओं के बारे में बताएगी। महिला पुलिस स्वयं सेविका समाज और पुलिस के बीच में जेंडर आधारित मुद्दों पर एक सेतु के रूप में काम करेगी। घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज प्रथा और मानव तस्करी जैसे घटनाओं के बारे में वे पुलिस को तत्काल जानकारी देगी। योजना के तहत स्वयं सेविका के रूप में चयनित महिलाओं द्वारा स्वयं कार्य क्षेत्र की महिलाओं को सखी वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन 181, पुलिस हेल्पलाइन 100 और बच्चों की हेल्पलाइन 1098 के बारे में बताया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस वर्ष फिर वार्षिक परीक्षाओं का मौसम आ गया है। स्कूल से लेकर कॉलेज तक के बच्चे अपनी साल भर की पढ़ाई को फिनिशिंग टच दे रहे हैं। ऐसे समय में बच्चों, युवाओं से लेकर उनके पालकों तक एक असुरक्षा की भावना आती है और वे तनाव के शिकार होते हैं। आप हमारी नई पीढ़ी से क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है जब पढ़ाई और परीक्षा की बात आती है तो अक्सर साधन और सुविधाओं की चर्चा होती है, लोग तुलना करने लगते हैं। मैं आज एक ऐसे बच्चे की कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसके घर में कोई पढ़ा लिखा कोचिंग की व्यवस्था की है। दीपक ने जमकर तैयारी की, IIT दिल्ली के लिए चुन लिया गया। आखिर दीपक ने साबित कर दिया कि सुविधाएं मायने नहीं रखती, बल्कि लगन और इरादा महत्वपूर्ण होता है। दीपक सिर्फ अपने घर का कुल दीपक नहीं, बल्कि पूरे परिवार का दीपक है, पूरे जिले का दीपक है और उसकी रोशनी अनेक बच्चों को उजाला दे रही है। इसलिए सबसे पहली बात इरादा, लगन, धीरज और कड़ी मेहनत। जहाँ तक परीक्षा के समय का तनाव का सवाल है, इसका इलाज जितना बाहर है उससे ज्यादा खुद के अंदर होता है। अगर संतुलित ढंग से नहीं सोचकर हड़बड़ाएंगे तो तनाव होगा, लेकिन यदि शांति से योजना बनाकर तैयारी करेंगे तो तनाव से बच सकते हैं। पहले तो यह समझ लेना चाहिए कि आज से परीक्षा के बीच जो समय है उसका सबसे अच्छा उपयोग कैसे करना है। इसके लिए एक टाइम टेबल बना लें जिसमें पढ़ाई और अन्य गतिविधियों को शामिल करें। जो समय गुजर गया उसके बारे में चिंता, चर्चा आदि न करते हुए सिर्फ यह देखें कि अपने हाथ में अभी जो समय उपलब्ध है उसका सही उपयोग कैसे किया जा सकता है। जो विषय विस्तार से पढ़ना संभव नहीं है उसके लिए नोट्स का इस्तेमाल करें। स्वयं पढ़ के समझने में अधिक समय लगता है तो किसी की मदद लेकर समझे और याद करें, जिससे आपका समय बचेगा। पढ़ाई के साथ साथ अपने खान पान, नींद, आराम और थोड़ा व्यायाम का भी ध्यान रखें। अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, रेडियो आदि से दूर रहें। बहुत आवश्यक होने पर ही इसका उपयोग करें। मनोरंजन के लिए भी इसका उपयोग न करें। यदि पढ़ते पढ़ते बोरियत या झुंझलाहट हो रही हो तो झपकी लें या थोड़ा टहल लें, इससे ज्यादा लाभ मिलेगा। आंखों को आराम दें व ठंडक देने का ख्याल रखें। बच्चे हो या पालक, हर किसी को अपना मन कड़ा रखना भी सीखना चाहिए, वरना असफलता और आशंका के बारे में सोच सोचकर लोग अपना वर्तमान खराब कर देते हैं। भविष्य आने के पहले ही वर्तमान से हारने का लक्षण सबसे खराब होता है, इसलिए धीरज और साहस से काम लें। पालकों को ऐसे समय में सख्ती से बचना चाहिए, बल्कि सहयोगी की भूमिका में आनी चाहिए। बच्चों से शुरुआत में जो भी गलतियां हुई हैं उसके बारे में चर्चा करके मन खराब नहीं करना कि अच्छे विचार अपने कमरे में नोट करके रखें और उसको देखकर प्रेरणा लें। उदाहरण के लिए मुझे युग निर्माण योजना गायत्री परिवार के प्रमुख आचार्य श्री राम शर्मा जी का वह कोटेशन बहुत अच्छा लगता था। वह था, असफलता सिर्फ यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। ऐसे और भी प्रेरक विचार हो सकते हैं जो आपको प्रेरित करें, आपकी हिम्मत बढ़ाएं, वर्तमान परिस्थिति से लड़ने की ताकत दें। परीक्षा देने जा रहे बच्चों को प्यार, सहानुभूति और हिम्मत बढ़ाने का वातावरण की जरूरत होती है। इस बारे में बच्चों और पालकों को दोनों को सोचना चाहिए कि किसी तरह के नकारात्मकता आपके दिमाग में जगह न बना पाए। स्वामी विवेकानंद की जिंदगी से लिए गए 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। एक बार उन्होंने एक पेशेवर
निशानेबाज के अभ्यास के दौरान बंदूक उठा ली और सटीक निशाने लगाने। उसका राज पूछने पर स्वामी जी ने बताया कि उन्होंने पहली बार बंदूक को हाथ लगाया है, लेकिन एकाग्रता की साधना नियमित रूप से वो करते हैं। एकाग्रता के कारण ही वे सफल निशानेबाजी कर रहे हैं। इसी तरह उन्होंने फुटबॉल के मैदान में बताया था कि जब तक शरीर और मन एक साथ सक्रिय नहीं होगा तब तक कोई खिलाड़ी तन्मयता से खेल नहीं सकता, और जब डूब कर खेलोगे तभी सफल होगे। यही बातें परीक्षा देने वाले बच्चों के लिए भी है कि एक बार अपनी पढ़ाई में, अपनी तैयारी में डूब कर तो देखिए, आपको सफलता का रास्ता खुद मिल जाएगा। मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि साहस के साथ अपना काम करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। वही आज मैं दोहराता हूँ कि आपके लिए कर्म का समय है, नतीजे की चिंता मत करें, और चाहे जैसा भी नतीजा आए उसे स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का हौसला रखें। अपनी भावनाएं मैं 2 लाइन में व्यक्त करता हूँ। हर पल पे तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदम पे। या 7668500500 नंबर पर भेजते रहिए और संदेश के अंत में अपना नाम और पता लिखना ना भूलें। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मनोज तिवारी, भानुराम, टकेश धनकर, नागेश पटेल, रामजी तिवारी व दिनेश कुशवाहा आदि ने इस कार्यक्रम को सुनकर अपनी प्रसन्नता जाहिर की है। साथ ही भुवनदास जांगड़े, राजेंद्र कुमार दामले, सुंदरलाल केवट, रामूलाल प्रजापति सहित अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद और आभार। और श्रोताओं, अब बारी है क्विज की। 21वें क्विज का प्रश्न था, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन कब मनाया जाता है? जिसका सही जवाब है ए 12 जनवरी। सबसे शीघ्र जिन 5 श्रोताओं ने सही जवाब भेजे हैं उनके नाम हैं प्रवीण कुमार, ग्राम जैतगिरी जगदलपुर, टिकेंद्र कुमार, ग्राम सिंधौरी कला, जिला धमतरी, खुमान सिंह, ग्राम डोडरा, जिला रायपुर, पूजा मिश्रा, संतोषी नगर, खमतराई रायपुर, और श्रीमती मंजू, ग्राम गिद्धपुरी, जिला बलौदाबाजार। और श्रोताओं, अब समय है 22वें क्विज का। सवाल है, महिला पुलिस स्वयं सेविका योजना में चयन के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? इसका सही जवाब ए 18 वर्ष या बी 21 वर्ष, इनमें से कोई एक है। अपना जवाब देने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में QA लिखें और स्पेस देकर ए या बी जो भी आपको सही लगे वो एक अक्षर लिखकर 7668500500 या 7668500500 नंबर पर भेज दें। साथ में अपना नाम और पता अवश्य लिखें। श्रोताओं, आप सब रमन के गोट सुनते रहिए और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराते रहिए। इसी के साथ